नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या ट्रेंड क्या है, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, कहां से पूछ रहा है, ताकि आपको इसकी जो तैयारी है वो आप एक अच्छे तरीके से और एक राइट स्ट्रेटेजी में आप इसकी जो है वो तैयारी कर पाए। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि मैं इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूं। सबसे पहले चीज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है आपका, वो सभी के लिए कंपलसरी होता है, सभी को अटेम्प्ट करना होता है। 25 क्वेश्चंस आते हैं। वो 25 क्वेश्चन कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, वही सारी चीजें इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। केमिस्ट्री 3 पार्ट में होती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। उसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या आपको पढ़ना है, एरिया ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, ये सब चीजें मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि 2016 से 2020 तक किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं और कितने एवरेज क्वेश्चंस आने की उम्मीद रहेगी। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस, वीडियो के एकदम लास्ट में होगा, कि आपके केमिस्ट्री में टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो 30-35 चैप्टर्स हैं, लेकिन उस 30-35 चैप्टर्स में से ऐसे 10 चैप्टर कौन से हैं जहां से आपके पेपर का 80% से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, 80%, 25 क्वेश्चन में 80% से ज्यादा आपका पेपर सिर्फ 10 टॉपिक से आ रहा है। तो आप उन पे अपना ज्यादा फोकस कर सकेंगे, आप अपना टाइम, जो पढ़ने का टाइम है, उस पर ज्यादा इन्वेस्ट कर सकेंगे। आपको साथ ही साथ सिलेबस से यह पता चल जाएगा कि किस टॉपिक में आपको एक्सपैंड होकर पढ़ाई करनी है और किस में डीप होकर आपको पढ़ाई करनी है। सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, 1 बाय 1 हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले ये तो सभी लोग जान रहे हैं कि 3 आपका फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक 3 पार्ट में केमिस्ट्री होती है। सबसे पहले आपके सामने मैं फिजिकल केमिस्ट्री डिस्कस करूंगा। इसमें मैं आपको बताता हूं कि आपको पर्टिकुलर चैप्टर में क्या पढ़ना है और क्या लगभग पूछा जाता है हर साल, कौन से इसमें चैप्टर में पर्टिकुलर कौन सा पोर्शन है जहां से क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या, पूरे केमिस्ट्री का सबसे बेस होता है मोल कॉन्सेप्ट। अब बट होता क्या है कि मोल कॉन्सेप्ट से जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपका सोल्यूशन चैप्टर से इंटरकनेक्टेड होता है। ठीक है, तो वो सोल्यूशन से क्वेश्चन पूछता है और मोल का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा वहां पर, लेकिन पढ़ना जरूरी है आपका। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहली चीज कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। तो जैसे कि आपने सुना होगा मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब सारी चीजें होती हैं। अगर यहां से पूछेगा तो आपसे या तो इससे न्यूमेरिकल बनवा लेगा एक, या ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछे कि इस तरह के क्वेश्चंस बार बार उसने रिपीट किया है कि मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन में कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये सब सारी चीजें पूछता है। एक इसमें और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट। बेसिकली उसमें आपको इक्विवेलेंट वेट के बारे में जानना होता है और इक्विवेलेंट वेट जानने के लिए आपको एन फैक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब सारी चीजें। आप कहोगे सर उसका क्या यूज है? उसका यूज ये है कि जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आपके फैराडेज लॉ से क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आता है। और होता क्या है कि अगर आप वहां पर इक्विवेलेंट वेट के बारे में नहीं जान रहे हो, एन फैक्टर के बारे में नहीं जान रहे हो, तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसलिए आपको वहां पर पढ़ना जरूरी होता है। इससे ज्यादा मोल कॉन्सेप्ट में वो पूछेगा भी नहीं, और आपका पेपर का जो लेवल होता है वो भी काफी कम होता है। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस पूछते हैं। उसकी बातें मैं लास्ट में करूंगा जब मैं आपसे स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा कि आप पूरे सिलेबस को कवर कैसे करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेकंड चैप्टर की, जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि 2016 से 2020 तक कितने क्वेश्चंस आए हैं, उससे आपको अंदाजा लगेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली आपका चैप्टर जो है वो 2 पोर्शंस में है। पहला पोर्शन अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें आपका, जैसा सबसे पहले इसमें आता है कि जो इसमें आपका वोर्स मॉडल आता है कि जो एटम थे, एटम के बहुत सारे मॉडल्स दिए गए थे, जिसमें आपका जो बोर्स मॉडल था वही आपको पढ़ना, बाकी सारी चीजें आप इग्नोर कर सकते हैं। तो बोर्स मॉडल में भी क्या पढ़ेंगे, उसमें जैसे आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिट का, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, एनर्जी का रिलेशंस जो आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी के जो आपस में रिलेशंस होते हैं उनसे न्यूमेरिकल कभी कभी बना लेता है। तो एक तो ये हो गया बोर्स मॉडल वाली चीजें। दूसरा अगर हम लोग इसमें बात करें तो आपने पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे डी ब्रॉगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सब से छोटा मोटा न्यूमेरिकल बना सकता है। एक ऐसा चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस कई बार आए हैं,
वो है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बीएससी मैथ बायो में भी और बीएससी एग्रीकल्चर में यहां से क्वेश्चन जरूर देता है। कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा सर ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, लेकिन आप लोगों ने फिजिक्स या केमिस्ट्री कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, लाइमन बाल्मर सीरीज इस तरीके से, तो वो इसी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ही आता है। अब बेसिकली क्या है, यहां पर हम लोग एक फॉर्मूला भी डेराइव करते हैं, ठीक है, वेव नंबर का होता है वो फॉर्मूला। अगर आप वो चीज वहां तक पढ़ लेते हो, लाइमन बाल्मर ये सब सारी सीरीज पढ़ लो और वो फॉर्मूला, तो आपका ये क्वेश्चन निकल जाएगा यहां से, और यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। एक तो इतना पोर्शन हो जाता है। जो दूसरा पोर्शन होता है वो होता है क्वांटम नंबर का पोर्शन। अब क्वांटम नंबर के पोर्शन में क्या होता है कि आपको सारे क्वांटम नंबर की बेसिक नॉलेज हो, बहुत डीप में नहीं पढ़ना, बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। फिर वहीं से एसपीडीएफ सबसेल के बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अब आप क्वांटम नंबर तभी अच्छे से जान पाओगे जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आए, लेकिन थ्रू आउट पूरे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जरूरत होती है आपको, ठीक है, बहुत सारी चीजें वहीं से हम लोग डिराइव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ोगे तो हाफ वाउ प्रिंसिपल पढ़ोगे, वहीं पर आप पढ़ेंगे कि हुन्स रूल क्या होता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, ये सब छोटे छोटे टर्म्स हैं, लेकिन ये सब पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहां से कभी कभी वो क्वेश्चन डाल देता है। तो एक हो सकता है आपके क्वांटम नंबर या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है। अगर अगले चैप्टर की बात करें हम लोग गैसेस स्टेट की, ठीक है, तो गैसेस स्टेट में अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली मैं आपको बताता हूं कि चैप्टर में है क्या क्या। सबसे पहला इसमें गैस लॉज आते हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें आपका चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, लेकिन इन सबसे क्वेश्चन आने की उम्मीद कम होती है। इसमें बेसिकली आप ये जान जाओ कि ये पर्टिकुलर गैस लॉ कह क्या रहा है, पहली चीज। दूसरा, आप ग्राफ की आपके पास नॉलेज होगी तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन जो जहां से क्वेश्चन आता है वो होता है आपका ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो थोड़ा सा उसको आप फोकस करके पढ़िएगा। कुछ होता नहीं है, 2 मिनट में आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां से क्वेश्चन रिपीट करता है। दूसरा मैं बात करूं तो इसमें इसके बाद आपका जब गैस लॉज आप पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा सा केटीजी का नॉलेज होना चाहिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कुछ नहीं, बेसिक पोस्टुलेट्स आपको पते होंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपके केटीजी से वो डालता है, ठीक है। अगला इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका मॉलिक्यूलर स्पीड्स। आपने सुना होगा कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसको हम लोग राम से पढ़ सकते हैं, RAM। अब इसमें भी कई प्रकार क्वेश्चन बन जाते हैं, या तो इनके एक्सप्रेशन से न्यूमेरिकल बना सकता है, पूछ सकता है कि कौन सी बड़ी वेलोसिटी कौन सी छोटी है, इस तरह के क्वेश्चन, या आपस में रिलेशंस होते हैं वो पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगला जो इसमें कॉन्सेप्ट आता है वो आपका आता है रियल गैसेस के कॉन्सेप्ट होते हैं। अब रियल गैसेस में 2 क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है। एक तो पहले यही पूछेगा कि रियल गैसेस जो होती है वो आइडियल गैस से डेविएट क्यों करती हैं या कब करती हैं, ये सबके थोड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस यहां से बनेंगे। या आपको वंडरवॉल इक्वेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। वंडरवॉल इक्वेशन में आप बेसिकली जानते रहो क्या होता है, और फिर उसमें ए और बी का क्या सिग्निफिकेंस है, जो उसमें वंडरवॉल कॉन्स्टेंट्स आते हैं ए और बी, उसके सिग्निफिकेंस आपको पता होने चाहिए। अब वंडरवॉल इक्वेशन हाई प्रेशर पे क्या है, लो प्रेशर पे क्या है, ये सब चीजें। इससे ज्यादा आपके यहां पर कुछ है नहीं। कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स होते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, इतना आपका गैस स्टेट खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अगले थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री, तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, लेकिन आपके पेपर में इसका वेटेज बहुत कम है। पिछले 5 सालों में बहुत कम ही बार इसको पूछा गया है, ठीक है। लेकिन अब कोई भी, जैसे मान लीजिए अगर हम ही पढ़ा रहे हैं तो नहीं आता है, ठीक है, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा ही। मान लीजिए किसी साल उसने 3 क्वेश्चन उठा के रख दिया तो क्या करेंगे? क्योंकि बीएचयू के किसी भी एग्जाम के लिए डिस्क्लेमर जान लीजिए, इनका कोई ट्रेंड नहीं होता है। ये कभी भी किसी पोर्शन को बहुत ज्यादा रख सकते हैं, कभी भी किसी पोर्शन को गायब कर सकते हैं। अगर आप अल्टीमेटली सिलेक्शन चाहते हैं तो आपके पास बस एक चांस है कि आप सब कुछ पढ़ के जाइए, क्योंकि आप छोड़ कर जाएंगे तब निश्चित तौर पे ऐसा होगा जरूर कि वही पोर्शन अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कोई ट्रेंड नहीं है इनका, इसलिए आपको पढ़ना सब कुछ है, नॉलेज आपके पास सब कुछ होनी चाहिए। लेकिन मैं तब भी थोड़ा सा आपके लिए शॉर्ट कर देता हूं। थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा, एक तो आप लोग डरते बहुत है थर्मोडायनेमिक्स से, क्यों? क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होते हैं, आपको पता ही नहीं होता है कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, डेफिनेशन का मतलब नहीं होता है, कॉन्सेप्चुअली आपको इसका मतलब पता होना चाहिए।
आपको एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं पता होगी, आपको आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होते हैं उसकी एक्चुअल मीनिंग आपको पता ही नहीं होती है, आप पूरे चैप्टर में कंफ्यूज घूमते रहते हो। आपको पता ही नहीं कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 80% बच्चों का बिल्कुल कॉन्सेप्ट हिला होता है, तो इसी वजह से आपका थर्मोडायनेमिक्स आपको टफ लगती है। बेसिकली इसमें हम लोग बेसिक कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं, उसके बाद जिसमें मेन चीज होती है वो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप जब पढ़ते हो तो उसमें बेसिकली हम लोग हीट और वर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब उसमें भी क्या होता है कि वर्क कैलकुलेशन आपको प्रोसेस का भी पूछ सकता है, उसमें डायरेक्ट एक्सप्रेशन होता है, जैसे आइसोथर्मल के केस में क्या होगा, एडियाबैटिक के केस में क्या होगा, या आपसे ग्राफ के थ्रू भी वर्क कैलकुलेट करा सकता है। अब उसमें भी कई बार क्या होगा कि एडियाबैटिक आइसोथर्मल बीच में कंपैरिजन पूछ ले, तो मतलब हीट वर्क का कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आपके इंथैल्पी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, सीपीसीवी, इनके सबके कॉन्सेप्ट्स आपके बेसिक बेसिक क्लियर होने चाहिए। ठीक है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट रहता है सब, और थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का अच्छे से ध्यान देना होता है। उसके बाद जो है आपका अगर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं तो वो टोटल आपके स्पॉन्टेनिटी पे बात करता है, कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और इस अगर आपका स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है तो यही से आता है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस से। अब उसमें हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी और आपका इंथैल्पी और क्या कहते हैं उसमें आपका इंट्रोपी, इनके सबके कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, जिसमें इंट्रोपी का कॉन्सेप्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके आपका थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा। इसमें बात करें अगर हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री की, तो थर्मोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, कि अगर थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आया तो एक जो है आपका न्यूमेरिकल आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। अब थर्मोकेमिस्ट्री में क्या करता है, थर्मोकेमिस्ट्री में बेसिकली आप हेस लॉ के बारे में जान जाओ, और बहुत टाइप की इंथैल्पीज होती हैं, जैसे इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, ठीक है, इस तरीके से इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, न्यूट्रलाइजेशन, बहुत तरीके की इंथैल्पीज होती हैं। और सब में एक बेसिक फंडा होता है कि आप उसकी डेफिनेशन को कॉन्सेप्चुअली समझ जाओ, डेफिनेशन रटी ना हो, उसको कॉन्सेप्चुअली आप समझ गए तो निश्चित तौर पे आपका थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट जो है आराम से निकल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, 5-7 क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, बस वहीं से आपका थर्मोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन नहीं गलत होगा। तो ये बात होती है थर्मोकेमिस्ट्री, ये आपका बहुत बड़ा चैप्टर होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें अगले की, तो अगला आपका इक्विलिब्रियम का आता चैप्टर। अब इक्विलिब्रियम 2 पार्ट में होता है, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम से मैं बात करूं तो कुछ नहीं, बेसिक्स आप जानो, केपी केसी के बारे में जान जाओ, इनके रिलेशंस के बारे में जान जाओ, और इसमें ली चैटलियर प्रिंसिपल आता है बस, और कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा, और ली चैटलियर प्रिंसिपल से आने की ही उम्मीद होती है। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल भी देखिए, आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो। ली चैटलियर प्रिंसिपल आप बेसिकली मैं आपको बताऊं, मैं आपको 5 मिनट की एक ट्रिक बताऊंगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो इंतजार करिए केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट होने का। आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करता हूं। आयनिक इक्विलिब्रियम आपका बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं बताता हूं बेसिकली क्वेश्चन कहां से आता है। चैप्टर जो है हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला चीज तो कुछ बेसिक चीजें होती हैं, एसिड बेस के कॉन्सेप्ट होते हैं कि आर्हीनियस ने क्या दिया था, लुईस ने क्या दिया था, ब्रोस्टेलोरी ने क्या दिया था, और बेसिकली आप थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ोगे, वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन आता कहां से है, सबसे पहली चीज आपका पीएच एंड पीओएच कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, दूसरा पार्ट इसका आता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में भी बेसिकली वो पीएच कैलकुलेशन से ही पूछता है क्वेश्चन। तीसरा पार्ट अगर इसमें हम बात करें बफर सॉल्यूशन से क्वेश्चन आपका आ सकता है, बफर सॉल्यूशन का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और चौथा पार्ट अगर हम लोग बात करें तो सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, और जिसमें मैं अगर बात करूं तो पीएच कैलकुलेशन और सॉल्युबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, इस दोनों से आने के चांसेस हद से ज्यादा होते हैं। आता क्वेश्चन जरूर है आयनिक से, और उसमें भी इन दोनों से जरूर क्वेश्चन आता है, और बहुत आसान टॉपिक्स हैं। पीएच में थोड़ा सा लंबा पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये तो सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए ये तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद बात करें अगर हम लोग रिडॉक्स की, तो रिडॉक्स चैप्टर में आपको बताऊं बेसिकली, तो रिडॉक्स कोई ऐसा नहीं है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, चांसेस बहुत कम होते हैं। रिडॉक्स बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए। अगर हमारा रिडॉक्स अच्छे से क्लियर नहीं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा बर्बाद हो जाएगा। और रिडॉक्स में है क्या, कुछ नहीं है। रिडॉक्स में बेसिकली पहली चीज तो आप बेसिक डेफिनेशन सीख जाओ, नहीं तो आप पूरे केमिस्ट्री में कंफ्यूज रहोगे। आपसे कहेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइजर, रिड्यूसर, आप पता ही नहीं, आपको ही नहीं पता कि ऑक्सीडाइजर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों एक चीज होती है।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडेंट, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऑक्सीडेंट क्या होता है, रिडक्टेंट क्या होता है। तो पहली चीज आप टर्म्स को क्लियर कर लो, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट क्या है, ये सब चीजें इसमें बेसिकली। उसके बाद आप ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लो, ऑक्सीडेशन नंबर और रिएक्शन बैलेंस करना, ठीक है, बस इतना ही होता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर आप नहीं निकालना जानोगे तो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको परेशान करके रख देगी, ठीक है, और हर जगह यूज होता है। तो ये सब बहुत बेसिक चीजें होती है, रिएक्शन बैलेंस करना तो आना ही आना चाहिए, ठीक। तो ये रिडॉक्स में होता है, और मैं रिडॉक्स में ही इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, क्योंकि उसमें जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेट करता है, इसीलिए मैं यही कवर करता हूं उसको। आप कहोगे सर क्या जरूरत है रिडॉक्स को पढ़ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आओगे वहां पर आपसे कहेगा कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बताइए, आपसे कहेगा कि एक्वस CuSO4 की हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो कैथोड एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अब कैथोड एनोड पे होता क्या है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। अब आपको यही नहीं पता कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है, कैसे आप निकालेंगे। आपने देखा होगा इस टाइप के आपके क्वेश्चन पेपर में भरपूर आते हैं, आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे देगा, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल दे सकता है, और कहेगा कि आप ऑर्डर सेट करिए किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग पावर का, इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है। तो जब तक रिडॉक्स नहीं क्लियर है तो इलेक्ट्रो खत्म है आपका। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो पार्ट में है आपका। एक तो पहले चीज आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें आप गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ते हो, और दूसरा पार्ट जो होता है आपका कंडक्टेंस से रिलेटेड होता है। जो गैल्वेनिक सेल जो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ते हो उसमें जो आपका बात करो अगर गैल्वेनिक सेल से, तो एक तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपके पूछ सकता है, या नस्ट इक्वेशन से न्यूमेरिकल आ सकता है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं पर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी पढ़ते हैं, उसके एप्लीकेशंस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया कि 3 टाइप के क्वेश्चंस ऐसे दे देगा, आपको 3 ठो लिख देगा, तीनों में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे देगा, और फिर आपसे कहेगा कि आप इसमें सेट करिए ऑक्सीडाइजिंग पावर का, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर, ठीक है। और नहीं तो नस्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, और नहीं तो आपका जो सेकंड पोर्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने बताया बेसिकली 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और दूसरा फैराडेज लॉ पे न्यूमेरिकल। मैं आपको फैराडेज लॉ कुछ नहीं बताऊंगा, उसके लॉस के बारे में आपको बताऊंगा भी नहीं, और एक ऐसे बक्सा बनाऊंगा और इस बक्से में एक फॉर्मूला लिखूंगा, उस फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे अप टू जेईई एडवांस। आप बीएससी एग्रीकल्चर तैयारी कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जेईई एडवांस तक के आपके क्वेश्चन फंसेंगे नहीं, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी आपको बहुत आराम से गुजर जाएगा। दूसरा पोर्शन जो इसमें कंडक्टेंस वाला पोर्शन आता है, उसमें भी क्या है बेसिकली न्यूमेरिकल पूछ सकता है आपसे, जिसमें आपका रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस यही सब आते हैं। नहीं तो जो सबसे ज्यादा चांस होता है पूछने का वो खोलरास लॉ होता है। आपको क्या पढ़ना होता है, खोलरास लॉ। खोलरास लॉ बहुत आसान होता है, बहुत आसानी से उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसको छोड़िएगा मत कभी भी खोलरास लॉ को। इसके बाद बात करें अगर हम लोग सोल्यूशन चैप्टर की, सोल्यूशन चैप्टर में कुछ नहीं पूछता है। एक तो आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक, और दूसरा आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की नॉलेज होनी चाहिए। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से 2 ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, या तो उसके न्यूमेरिकल से आएगा, मतलब चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक्सप्रेशन आपको पता हो, या तो उससे न्यूमेरिकल आएगा, या इस तरीके से पूछता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इस मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस आते हैं। 2 टाइप का ही क्वेश्चन आता है। और नहीं तो वांट ऑफ फैक्टर को इंक्लूड करके एक्सप्रेशन बनता है, वो पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इससे ज्यादा आपके सॉल्यूशन चैप्टर में कुछ है नहीं, और इसी सॉल्यूशन चैप्टर में ही मोल कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर लेगा वो। सॉलिड स्टेट की बात करें, चैप्टर तो बहुत बढ़िया चैप्टर है, लेकिन सॉलिड स्टेट से हम डरते बहुत हैं। और बेसिकली मैं आपको बता दूं, डरना आपको इसलिए, डरते आप क्यों हैं, क्योंकि इसमें टोटली इमेजिनेशन का खेल होता है, ठीक है। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर में ऐसा कुछ आता ही नहीं है कि आपको इमेजिनेशन आना चाहिए। आप बेसिक चीजें जानोगे ना, सॉलिड स्टेट आपका हो जाएगा। एक तो क्वेश्चन भी आपसे कुछ खास नहीं पूछता वो। तो सॉलिड स्टेट में बेसिकली आप यूनिट सेल्स के बारे में जान जाओ कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है, बॉडी सेंटर्ड क्या होती है, बस जानते रहो कि उसमें कुछ बेसिक चीजें, कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना है, ठीक है। और कुछ यूनिट सेल के आपके इसमें डायमेंशन, जैसे कि मान लीजिए कि आपको रेडियस और एज लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये जो यूनिट सेल के पैरामीटर्स होते हैं, उनके बीच के जो रिलेशंस होते हैं, उससे आपके क्वेश्चन पूछ सकता है, या डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है ये, ठीक। और इसमें मैं बताऊं उसके बाद आपको पढ़ना तो बेसिकली क्लोज पैकिंग होता है, लेकिन क्लोज पैकिंग में डीप में नहीं जाना है, बस इतना जानिए
कि कौन कौन सी क्लोज पैकिंग होती है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और कोऑर्डिनेशन नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे तो आया है आपके पेपर में। और इसमें लास्ट में आप वाइट के बारे में पढ़ते हैं, उससे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, और नहीं तो फिर लास्ट में डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। और डिफेक्ट में भी फ्रैंकल शॉर्ट की डिफेक्ट यही सब पूछता है वो, ठीक है, या एफ सेंटर के बारे में वो पूछ सकता है, इससे ज्यादा वो सॉलिड स्टेट में कुछ नहीं पूछेगा। ठीक, तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं सॉलिड स्टेट में, डरना नहीं है, डीप में पढ़ना नहीं है, बस बेसिक बेसिक चीजें आप जानो कि आपको जैसे यूनिट सेल के जो डायमेंशंस है, एज, लेंथ, रेडियस, इन सब के बीच में आपको रिलेशंस पता हो, आपको पता हो कि डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है, यही सब चीजें। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स में अगर हम लोग बात करें तो क्या है केमिकल काइनेटिक्स में, क्या पढ़ना है हम लोग को। केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में टोटल स्टडी कराता है। आने को यहां से 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 2 क्वेश्चंस आने की उम्मीद रहती है, और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक ही टाइप का क्वेश्चन रिपीट करता है इसमें। लेकिन बेसिकली इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, सबसे पहले आपको रेट लॉ के बारे में पढ़ना जरूरी है। वहीं पर आपका रेट कॉन्सेप्ट आता, रेट कांस्टेंट आता है, तो रेट कांस्टेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब उसमें भी आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या आता है, ग्राफ क्या होते हैं, एग्जांपल्स क्या हैं, कौन कौन से जीरो ऑर्डर होते हैं, कौन कौन फर्स्ट ऑर्डर होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आपको हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन कहां से आता है सर, पढ़ तो लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ऑर्डर की कैलकुलेशन से क्वेश्चन जरूर आएगा। ऑर्डर की कैलकुलेशन हम कई प्रकार से कर सकते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। आप ग्राफ के थ्रू भी कर सकते हो, हाफ लाइफ के थ्रू भी कर सकते हो। आप जब आप ऑर्डर कैलकुलेट करने, आप इस तरीके से भी आएगा कि आपको दे देगा कि ये आपकी केमिकल रिएक्शन है। अब आप बताइए कि अब उसमें क्या कहेगा कि ए का कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट इतना हो जाएगा, बी का कंसंट्रेशन 4 गुना करेंगे तो रेट इतना हो जाएगा। तो वहां पर हम लोग कंपैरिजन मेथड से जो है वो रेट निकालते हैं, मतलब ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर कैलकुलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिक्स होता है। दूसरा क्वेश्चन सर कहां से आता है, एक आपने पढ़ा होगा कि रेट और रेट कांस्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंड करता है, यहीं से आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट आया था, वहां से क्वेश्चन पूछता है वो कि आर्हीनियस की एक्सप्रेशन, उसके ग्राफ, वहां से क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री देखिए दिखता सबसे, इसको हम लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करके रखते हैं, अंडर एस्टिमेटेड टॉपिक है ये, लेकिन सरफेस केमिस्ट्री से आपसे पेपर में पूछता भी, मैं दिखाऊंगा आपको एनालिसिस, उसमें आप देखिएगा। अब देखिए सरफेस केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग 3 चीज पढ़ते हैं, एडजॉर्प्शन के बारे में, कोलाइड्स के बारे में, और यहां पर हम लोग पढ़ते हैं कैटालिसिस के बारे में। कुछ नहीं करना है, 12th के एनसीईआरटी में 5th नंबर का चैप्टर है, उठा के एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, इससे आपको क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। लेकिन पढ़ जरूर लीजिएगा, छोड़िएगा मत, भले लास्ट में पढ़िए, लेकिन पढ़िएगा जरूर, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। अब बात आती है कि सर ठीक है, आपने तो बहुत ज्यादा बता दिया कि किसमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। सर दिखाइए कि पिछले 5 साल में किससे कितने क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन मैं फिर आपको एक डिस्क्लेमर दूंगा, मैंने एनालिसिस करके लिख जरूर दिया है कि कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है बहुत ज्यादा। इंपॉर्टेंस क्या है कि मैंने इसमें एक लास्ट में कॉलम बनाया है, ठीक है। तो उसमें मैंने लास्ट में कॉलम बनाया कि एवरेज क्वेश्चंस का, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी हम लोग बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बीएचयू वर्ल्ड कुछ कोर्सेज को लेकर ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करता है, जो कि हमारी क्लासेज ऐप के थ्रू चलती हैं। और उसमें कौन कौन से कोर्सेज आप देख सकते हो, बीआर सोशल साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर मैथ, बीएससी बायो मैथ, बायो नर्सिंग, एलएलबी, बीएलएलबी, ये सब सारे कोर्सेज हैं। और आप शिक्षावर्ल्ड.com वेबसाइट पे नीचे जो लिखा हुआ है, या शिक्षा वर्ल्ड प्ले स्टोर पे ऐप सर्च कर लीजिएगा, आप उस पे जाएंगे, आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, वहीं से आप परचेज कर सकते हैं, वहीं से आपको सारा एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। ये सब बातें हैं यहाँ पे। बाकी हम क्या कोर्सेज में प्रोवाइड करते हैं वो भी आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिलेगा, उसमें डिटेल में बताया गया है, ठीक है। चलिए फिजिकल केमिस्ट्री के एनालिसिस देख लीजिए, आप लोग के सामने पूरी एनालिसिस है यहाँ पर। अब देखिए, अब एनालिसिस आप देखते ही आप एक चीज सोचोगे, सर 2020 वाला तो पूरा ब्लैंक कर दिए हैं, क्यों? क्योंकि 2020 में इन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। आप कहोगे सर पढ़ने का क्या मतलब, फिर क्यों पढ़े हम फिजिकल केमिस्ट्री, क्यों आप इतनी देर से इसके सिलेबस के बारे में बता रहे थे? क्योंकि आपको यह नहीं पता है कि बीएचयू वाले इस बार फिजिकल केमिस्ट्री में कितना क्वेश्चन रखेंगे। हो सकता है कि अगली बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री गायब हो जाए, फिजिकल केमिस्ट्री से 12-14 क्वेश्चन आ जाए, तब क्या करेंगे आप? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा इस चीज का मतलब नहीं है, आपको पढ़ना सब है।
हाँ ये है कि आपके पेपर का लेवल कम होता है, इसलिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस नहीं करना है। आप थोड़ा सा पढ़ोगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चल जाएगा काम। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो मैंने लास्ट में कॉलम बनाया है एवरेज क्वेश्चन का, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे सर? इस तरीके से देखिए, अब जो एवरेज क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें एक से ज्यादा है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक से ज्यादा आए हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो इसमें एक आयनिक इक्विलिब्रियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और सरफेस केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां एवरेज क्वेश्चंस कितने हैं? 1 से 2। ठीक है, तो आप सीधे फोकस एवरेज क्वेश्चन पे करिए। तो मैंने आपको 5 टॉपिक्स बता दिया, 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर 1 से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, चूंकि आपके पूरे पेपर में ही 25 क्वेश्चन आना है, तो किसी एक पार्ट से 8, 9, 10 क्वेश्चन ज्यादा क्या ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो इन सभी चैप्टर्स पे आप फोकस ज्यादा करके चलिएगा। मैंने कहा ना कि सरफेस केमिस्ट्री को हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑन एन एवरेज, और अभी 2019 में 3 क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कहीं मार्केट में मिलेगा नहीं ऐसा एनालिसिस आपको। ठीक है, हाँ ये है कि हमारे इस वीडियो जाने के बाद आपको ये मार्केट में बहुत तेजी से फैला हुआ मिलेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें एक और एनालिसिस देखिए कि फिजिकल केमिस्ट्री से पिछले 5 सालों में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2020 में एक भी नया मैंने बताया, और उसके पहले देखिए कॉन्स्टेंटली 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब 2020 छोड़ दीजिए तो 4 साल, उसके जो पिछले 4 साल हैं 2016 से 2019, वो 7 से 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एवरेज आप मान के चल सकते हो कि 7 से 8 क्वेश्चंस जो है आपके फिजिकल केमिस्ट्री से आएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं एक बात बताता हूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, इसमें आप एफर्ट कम डालोगे और आपको आउटपुट जो होगा वो मैक्सिमम मिलेगा। सर कैसे? क्योंकि इसमें पढ़ना आपको कम है और चीजें बहुत लिमिटेड है। क्योंकि यहां पर आपको एक पहली बात तो मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के इधर उधर मत जाइएगा, और नहीं तो आप ऐसा डेविएट होंगे कि कभी जीवन में आप अपने रास्ते पर नहीं आ पाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज टोटली अबाउट पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल है तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, सारे पीरियोडिक ट्रेंड्स पता होना चाहिए कि दाएं से बाएं जाएंगे तो क्या घटे बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या घटे बढ़ेगा, एक्सेप्शंस जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, वो सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सर क्यों पढ़ते हैं? कई बार तो इससे क्वेश्चन में नहीं आता। अरे भाई साहब, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपका क्लियर होगा ना तो एसपी ब्लॉक में कंटेंट कम हो जाएगा आपका, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। बात करें सबसे बवाल टॉपिक की, पूरे बीएससी एग्रीकल्चर के पेपर का एकदम बवाल टॉपिक है, वो है केमिकल बॉन्डिंग, जहां से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन भी रख देता है। आप सोचिए 25 क्वेश्चन में से सिर्फ एक चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन आता है। केमिकल बॉन्डिंग इज, समझ लीजिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जान है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग के बिना खत्म है। क्यों सर? क्योंकि जितना भी नीचे टॉपिक्स लिखा हुआ है सब इससे रिलेट करता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हटा दीजिए। अब देखिए केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं। इसमें हम लोग आयनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सब पढ़ते हैं। अब जैसे इसमें बेसिकली मैं आपको बताऊं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब लोग जानते हो, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन ना आए, ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन ना रखे। अब स्ट्रक्चर ही आपका एसपी ब्लॉक में तो बहुत सारी चीजें तो सिर्फ स्ट्रक्चर से रिलेट करती हैं। ठीक है, तो यही सब बातें हैं। बाकी इसमें आप बहुत कुछ पढ़ते हो, मैं बताता हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जैसे आपका फजान रूल है, वहां पर आप पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर के बारे में सीखते हो। वहां से बहुत क्वेश्चन, उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। जैसे वहां से आपका किसमें आयनिक नेचर कम ज्यादा, इसके क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। वहीं से हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी और लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, डायपोल मोमेंट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये सब आपको पढ़ना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, आपका बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ये सब आपको पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, अब एमओटी पढ़ते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वहां से बॉन्ड ऑर्डर का निकालना, उससे फिर कैसे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और ये सब चीजें, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे रिलेट करती हैं चीजें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो बॉन्ड ऑर्डर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आने की
प्रोबेबिलिटी होती है एकदम मैक्सिमम है, 100% चांस है कि आएगा। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग को कुछ नहीं छोड़ना है। आप पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ते, अगर केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ लिया ना तो समझ लीजिए आपका हो गया काम। ठीक, इसके बाद बात करें, अगर इसमें चैप्टर आता है हाइड्रोजन और एस ब्लॉक, छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन में तो कुछ भी नहीं पढ़ना है, काट दीजिए इस चैप्टर को। ठीक है, एक H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में 10 मिनट पढ़ लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिए चैप्टर को। एस ब्लॉक में बात करें तो एस ब्लॉक में बेसिकली कुछ है नहीं। आप अगर केमिकल बॉन्डिंग, मैंने जो आपको फजान रूल बताया, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर अच्छे से पढ़ लोगे ना तो एस ब्लॉक खत्म है आपका। कुछ कंपाउंड दिए गए होंगे उनको पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी से रीड आउट कर लीजिएगा एक बार बस। पी ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक भी बहुत बवाल टॉपिक है, ये भी 5-6 क्वेश्चन आपको दे सकता है। ठीक है, आने की पूरी उम्मीद नहीं लेकिन दे सकता है ये। इसमें हम लोग बेसिकली ग्रुप 13 से 18 पढ़ते हैं, लेकिन 13 से 18 में आपका 15 से 18 वाला जो ग्रुप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो 12th का टॉपिक है ये 15 से 18 ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़िएगा। और बेसिकली इसमें हमें करना क्या है, पहली चीज तो केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा, तो जो बेसिक आपके कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो निकल जाएगा। हाँ, बचेगा क्या कि कुछ एक तो मान लीजिए कि जो कंपाउंड्स होते हैं पर्टिकुलर ग्रुप के, जैसे ग्रुप 15 के कंपाउंड्स, अलग अलग एलिमेंट के कंपाउंड, वो कंपाउंड्स आपको पढ़ना जरूरी है कि एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या पता कहीं से क्वेश्चन पूछ ही लेता है वो। ठीक है, तो बेसिकली आप कंपाउंड्स पढ़िएगा और पी ब्लॉक में थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे फोकस करिएगा। ठीक है, जैसे ग्रुप 16 में जब आप आएंगे तो यहाँ पे पूछता है कि ऑक्सी एसिड के बारे में कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ठीक है, सल्फर का, ऐसे ही क्लोरीन का, और ऑक्सी एसिड ऑफ आपके फास्फोरस का, तो ये सब चीजें हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा पी ब्लॉक में ग्रुप 15 से 18 पे फोकस करके पढ़िएगा। एनसीईआरटी ही पढ़ लेंगे सफिशिएंट, और ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा वहां से। और पी ब्लॉक में बेसिकली ग्रुप 18 जो नोबल गैसेज वाला होता है, बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत खोटा होता है, यहां से क्वेश्चन जरूर डालता है ये। ठीक, डीएफ ब्लॉक में कुछ नहीं पढ़ना है, ये भी चैप्टर खत्म है आपका। बस यहां से थोड़ा सा KMnO4 और K2Cr2O7 की प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन के बारे में पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अगला जो एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बेसिकली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर में इसका जो पूछने का ट्रेंड है वो एकदम ना के बराबर है। 4-5 सालों में तो 2-3 1-2 क्वेश्चंस आए हुए, अभी दिखाऊंगा एनालिसिस में आपको। तो क्या कर सकते हैं, क्या पता कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रखे, लेकिन अभी तक तो नहीं आता ये, इसलिए मैंने इसको रेड भी नहीं किया है, इसको मैंने बवाल टॉपिक नहीं लिखा है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बेसिकली हम लोग के सामने एक नया कंपाउंड आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि कुछ इस टाइप का आपको दिखता होगा, ऐसे बक्से उक्से में बंद रहता है, समझ नहीं आता कि किस टाइप का कंपाउंड है ये। तो इसमें सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन ही सीखते हैं कि किस टर्म को क्या कहते हैं, क्या होता है सेंट्रल मेटल, क्या होता है लिगेंड, क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक एक टर्म्स को सीखेंगे। फिर इसका हम लोग नामकरण सीखेंगे, फिर हम लोग इसमें आइसोमेरिज्म देखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमर्स देखेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग बॉन्डिंग पढ़ते हैं, बॉन्डिंग के लिए हम लोग बीबीटी और सीएफटी पढ़ते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और बेसिकली अगर क्वेश्चन पूछेगा भी तो वो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड पूछता है। ठीक है, कि क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, या उसमें फिर पूछता है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यही सब सारी चीजें वो पूछता है। ठीक है, तो इतने चीजें आप करेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं ही बता रहा हूं कि पिछले 4-5 सालों से बहुत कम क्वेश्चन डालता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। लास्ट 2 चैप्टर मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए। सॉल्ट एनालिसिस, मेटलर्जी कुछ ऐसा चैप्टर नहीं है। मेटलर्जी पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी में जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन करके दिया गया है, वहां से आप उठा के थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, नहीं भी पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं। मेटलर्जिस्ट कभी कभी क्वेश्चंस आ भी जाता है, इस बार आया था, लेकिन बहुत जरूरी नहीं आपके पढ़ने के लिए। ठीक है, अब इसमें एनालिसिस की बात करते हैं कि सर कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 5 सालों में। आप देख लीजिए, जो मैं बोल रहा था केमिकल बॉन्डिंग कितना भर भर के आया है आपके पेपर में। 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज 3 से 5 क्वेश्चन। तो अगर आप पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग और पी ब्लॉक कर लेते हो तो आपका काम खत्म है। ठीक है, आप क्या करो, सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग और पी ब्लॉक कर लो, बाकी छोड़ दो। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप देखो, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां में पिछले 5 साल में सिर्फ एक क्वेश्चन आया है। तो अगर आप चाहो अपने रिस्क पे इसको छोड़ सकते हो, ये मान के चलो पिछले 5 साल में नहीं पूछ रहा तो अब क्यों पूछेगा, आप ये मान के टॉपिक छोड़ सकते हो, लेकिन ये आपके ऊपर है, मैं तो नहीं कहूंगा ऐसा। ठीक है, बाकी आप ऐसा कोई चैप्टर है नहीं जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये एनालिसिस का स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। ओवरऑल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो
एक मिनट। अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करते हो इसमें तो देखिए इस बार 2020 में 16 क्वेश्चंस आपके आए थे, 25 में 16 क्वेश्चन। कितनी बड़ी बात है, आप खुद सोचिए कितनी बड़ी बात है कि 16 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में आपके आ रहा है 9 9 8 9। इसका मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऑन एन एवरेज 9 से 10 क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो 25 में 9 10 क्वेश्चन सिर्फ दो टॉपिक से आ रहा है, कौन सा, केमिकल बॉन्डिंग और पी ब्लॉक। इसी को हम लोग कहते हैं एनालिसिस, इसी को कहते हैं कि राइट स्ट्रेटेजी पकड़ना, कि 25 क्वेश्चन का एकदम निचोड़ निकाल के रख दीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम लोग बेसिकली डरते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा अप्रोच जो होता है वो बहुत गंदा होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी तभी बनेगी जब आप इसको एक राइट अप्रोच से पढ़ोगे। जब आप इसको शशांक सर आप इसको पढ़ाएंगे तो देखिएगा उनकी अप्रोच कितनी बढ़िया है। बेसिकली होता क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कुछ मत पढ़िए, आप जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से कवर कर लेंगे ना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी खत्म। आप इस 2 चैप्टर को 2 महीने में पढ़ो, बाकी चैप्टर आप 5 दिन में 7 दिन में खत्म कर दोगे। सर कैसे, ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेसिकली जीओसी जब हम लोग पढ़ते हैं, जीओसी में क्या होता है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन होता है, उसमें आपको बताया जाता है, आप पहचानो कि ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इनका नाम क्या होता है, नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे, आइसोमेरिज्म पढ़ोगे, उसमें आपके स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमर्स आता है, स्टीरियो आइसोमर में आप पढ़ोगे इजेड, एक आपका कन्फिग्रेशन होता है आरएस कन्फिग्रेशन, इजेड कन्फिग्रेशन। आरएस कन्फिग्रेशन कहीं पर नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करता है। आरएस कन्फिग्रेशन से क्वेश्चंस आते हैं हर में, बीएससी मैथ बायोलॉजी हर जगह, ठीक है। तो एक बेसिकली ये छोटा छोटा पार्ट होता है। जो मेन चीज स्टार्ट होती है जीओसी में, देखिए होता क्या है कि अगर हमें किसी मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी और साथ साथ उसका अगर स्टेबिलिटी की जानकारी चाहिए तो आपको जीओसी पढ़ना जरूरी है। क्यों सर, इसमें क्या पढ़ते हैं ऐसा हम लोग, इसमें हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में। किसमें, जो बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड, इन सब में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स पढ़ते हैं। तो क्या होता है उससे सर, उससे आपका इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ये सब सारे जनरेट होते हैं। सर इसको तो जानते हैं, नाम तो इसका तो हमने सुना ही है, आप सिर्फ जानते हो कि क्या होता है, उसका एप्लीकेशन नहीं जानते हैं आप अगर उसको कॉन्सेप्चुअली अच्छे से सीखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, और इससे रिलेटेड उसका एप्लीकेशन सीखेंगे, तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। एक तो स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं और दूसरा आपके रिएक्टिविटी के क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्डर सेट करने को आता है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइए। अब स्टेबिलिटी में भी वो कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से क्वेश्चन बार बार डालता है। तो ये चीज होती है, अगर आप ये तीनों इफेक्ट, 4 इफेक्ट अच्छे से समझ जाओगे तो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के किसी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। अब वो एल्कीन की स्टेबिलिटी हो सकती है, एल्कीन की रिएक्टिविटी हो सकती है, ठीक है, कई चीजें। जैसे आप जब मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ोगे तो उसमें आपको कई चीजों की रिएक्टिविटी पता चलेगी कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की जो आप स्ट्रेंथ पढ़ते हो वो यहीं से पढ़ते हो, यही सब चीजें हैं। तो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के सारे क्वेश्चंस इसी 3-4 इफेक्ट से आपके निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें जीओसी पढ़ना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। जैसे ही आपका जीओसी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अभी दिखाऊंगा आपको एनालिसिस में। रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो बेसिकली 3 टाइप के रिएक्शन होते हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ठीक। अब उसमें भी कई टाइप का होता है, जैसे एडिशन है तो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इस तरीके से। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने यहां सब्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किया तो सब्स्टिट्यूशन जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोकार्बन में जब आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे, बेंजीन वहीं पर आता है। तो आपको जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा तो बेंजीन आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो यहां से एक पार्ट खत्म। जैसे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ने जाओगे तो ये जो आपका ये दो चैप्टर हैं, हेलोएल्केन, हेलोएरिन, अल्कोहल, फिनॉल ईथर। अब इसमें आपका ये जो हेलोएल्केन है, ये आपका अल्कोहल है, ये सब चैप्टर में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, 2 ही रिएक्शंस होती हैं। तो वो आप पढ़ोगे तो ये सब चैप्टर आपके अपने आप ही कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप यहां पर एडिशन है, आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जैसे आप पढ़ोगे तुरंत आपका हाइड्रोकार्बन में एल्कीन, एल्काइन खत्म हो जाएगा।
जैसे ही आप रिएक्शन मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ोगे, आपका एल्डिहाइड कीटोन वाला जो चैप्टर है इसके काफी रिएक्शंस खत्म हो जाएंगे और काफी रिएक्शंस हम इस चैप्टर में जाके पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप इसको अच्छे से कंप्लीट करते हो तो नीचे वाले सारे चैप्टर्स आपके धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, ये है कि कुछ कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं उस चैप्टर में जाके पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत कम है वो, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा। अब जैसे हाइड्रोकार्बन, बेसिकली एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, इतना पढ़ना होता है हमें। अब उसमें भी एल्कीन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें बहुत सारी एडिशन रिएक्शंस होती हैं। अब जैसे उसमें आपने सुना ही होगा कि एडिशन ऑफ Br2 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें आपका हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन, ठीक है, वाटर का एडिशन, बहुत सारे ऐसे एल्काइन में भी होता है। और उसमें भी खासकर एक ओजोनोलिसिस की रिएक्शन आएगी आपकी एल्कीन में, एल्काइन में भी होती है। तो ओजोनोलिसिस की रिएक्शन से क्वेश्चंस ऑलमोस्ट रखता है वो, ठीक है। मैं बता रहा हूं कि रिएक्शंस बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट फेमस में जो है वो आपको बता रहा हूं। बहुत सारे नेम्ड रिएक्शंस आएंगे, उनको सबको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है वो भी बहुत बढ़िया होती है। मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, वो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। मार्कोवनी ऑफ और एंटी मार्कोवनी का भी आपने पढ़ा होगा। फिर जो आपका ये हेलोएल्केन हेलोएरीन है वो बेसिकली ये है RX एंड ARX, ठीक है, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, ठीक है। तो यहां पर भी आप लोग ऑलमोस्ट सारी रिएक्शंस कवर कर चुके रहोगे पहले ही, ठीक। और इसमें एक बेसिकली आपका क्या कहते हैं बोरोडिन हुंसडीकर रिएक्शन होती है, वो आपको थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। अब इसमें हम लोग बात करें अल्कोहल फिनॉल ईथर में, अल्कोहल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उससे क्वेश्चंस आने की उम्मीद होती है। और बाकी अल्कोहल में आप पहचानो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को, उससे रिलेटेड टेस्ट होते हैं, वो बहुत जरूरी है आपको पढ़ना, ठीक है। बाकी फिनॉल ईथर में ऐसा कुछ खास नहीं है। फिनॉल में ही आपके रीमन टीमन रिएक्शन आती है, नेम्ड रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यूमीन्स प्रोसेस आता है, वही इंपॉर्टेंट है, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है आपका, ठीक है। अब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड बात करें तो चैप्टर थ्रू आउट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ते हैं, बहुत चीजों का एडिशन पढ़ेंगे, जैसे HCN का एडिशन है, ठीक है। ऐसे कई इसमें रिएक्शंस आपको मिलेंगे। और इसमें हम लोग बात करें अगर, तो आपने सुना होगा एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी रिएक्शंस है इसमें, ठीक है। न्यूवेंजल कंडेंसेशन और फिर इसमें आपका क्लेजन कंडेंसेशन, बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यहां से। और इस चैप्टर में आपके बहुत सारे नेम्ड रिएक्शन भी आएंगी, जैसे वुल्फ किस्नर, आपका क्लेमेंसन कंडेंसेशन, ये सब आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये थ्रू आउट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करके चलिएगा, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पे, ठीक। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम बात करें तो हेल्बोलाट जेलेंस्की एक रिएक्शन होती है, वो थोड़ा सा जानते रहिएगा, ठीक। और यहां से एसिडिटी का ऑर्डर, बेसिसिटी का ऑर्डर भी पूछता है। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, GOC में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का एप्लीकेशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का जो एप्लीकेशन होता है उसमें बेसिकली दो चीजें आती हैं, एक तो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट आता है और एक आपका एरोमेटिसिटी आता है। तो एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन आप क्या सकता है कि कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। और एसिडिटी बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट मतलब आपने देखा होगा कि पूछता है कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, या एसिडिक बेसिक का ऑर्डर सेट करने के लिए एसिडिटी बेसिसिटी का वहां से क्वेश्चंस पूछता है। GOC की बात थी, मैं वहां पर मिस हो गया था मुझसे, ठीक है। यही सब चीजें हैं। बाकी मैंने बताया ना कि पूरे चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं, कितना मैं आपको यहां पर बताऊं। हाँ, ये है कि यहां पर बहुत सारे टेस्ट आते हैं, जैसे टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट और आइडोफॉर्म टेस्ट यहां से आता है। बेसिकली हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहीं से आइडोफॉर्म टेस्ट आता है। ये सब वही मैंने यहां पर लिखा है, नेम्ड रिएक्शन एंड टेस्ट। नेम्ड रिएक्शन एंड टेस्ट मैंने अलग से चैप्टर बनाई है, अलग चैप्टर नहीं है। यहां से यहां तक के जितने चैप्टर्स हैं उसमें जितने भी नेम्ड रिएक्शंस आते हैं, जितने भी टेस्ट वाले आते हैं, वो सब आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जितने एनसीईआरटी में दिए गए बस उतना। इसके बाद अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की, अगर हम लोग बात करते हैं तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में बेसिकली हम लोग एमीन्स के बारे में पढ़ेंगे, एलिफेटिक एमीन्स है, और उसमें आपका एनिलीन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन के बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है और डायजोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। डायजोनियम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। होता क्या है कि ये आपका एक ऐसा इंपॉर्टेंट समझ लीजिए है कि सारी कन्वर्जन ऑर्गेनिक की इसके थ्रू हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर आपके कुछ फेमस नेम्ड रिएक्शंस आते हैं जो आपके पेपर में जरूर आता है, जैसे कि आपका हो गया इसमें आपका जैसे आपका इसमें हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ठीक है, आइसोसाइनाइड टेस्ट है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है।
नेम्ड रिएक्शन और टेस्ट मैंने बता ही दिया कि सारे इतने चैप्टर्स में जितने भी नेम्ड रिएक्शन और टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बहुत कुछ आपको बताया ही कि टॉलेंट टेस्ट, फिलिंग टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट, ठीक है, ऐसे आइडोफॉर्म टेस्ट होता है, लूकास रिएजेंट आता है, और यहां पर भी आप पढ़ते हो, ठीक है, कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन को सेपरेट करने के लिए कौन कौन सा मेथड है, हाफमैन मेथड है, बहुत सारे होते हैं, वो सब पढ़ना जरूरी है आपके लिए। लास्ट में अगर हम लोग बात करें, सबसे लास्ट 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 12th के एनसीईआरटी का लास्ट 3 चैप्टर, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, 60-70 पेज में है रफली, ठीक है। आप 60-70 पेज को रीड आउट कर लेना, एनसीईआरटी से जितना है उतना कर ले जाओगे तो 1-2 क्वेश्चन यहां से आने की उम्मीद होती है, जिसमें बायोमोलिक्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बेसिकली हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो काम चल जाता है, लेकिन क्वेश्चन इससे आने की उम्मीद होती है। और पॉलीमर में भी थोड़ा बहुत है, जितना एनसीईआरटी में उतना पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ छोड़ भी देंगे तो कोई खास असर नहीं पड़ेगा, ठीक। ये सब बातें थी। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनालिसिस देख लेते हैं हम लोग। देख लीजिए आप लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जीओसी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही कहा 4 क्वेश्चंस लगभग आ रहे हैं। उसके बाद आपका एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और फिर ये आपका बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर वाला, इतने जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल पे भी फोकस करके चलिएगा, क्योंकि अल्कोहल से भी 1 से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो ये थी टोटल एनालिसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ठीक है। उसमें जो लास्ट में मैं लिखा हूं कॉलम में एवरेज क्वेश्चन, वो सबसे ज्यादा मेन है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसमें हम लोग की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टोटल एनालिसिस। आप देख लीजिए कि 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, मतलब ऑन एन एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन हर साल आ रहा है, और किसी साल कम नहीं किया है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री मान लीजिए अचानक से कम कर दिया, लेकिन यहां पर कम नहीं किया है। वैसे मैं आपको बताऊं, बेसिकली एक बात बताऊं, बीएससी एग्रीकल्चर में कभी गड़बड़ नहीं होता था। अगर हम 2019 से पहले की बात करें, 2019 और उससे पहले, तो ठीक था। इनका क्या था कि लगभग 8 से 9 क्वेश्चन हर पार्ट से रखते थे। जैसे 8 क्वेश्चन फिजिकल से, 8 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से, और 9 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से, इस तरीके से रखते थे। गड़बड़ इन्होंने कहां किया, इन्होंने सिर्फ 2020 में गड़बड़ कर दिया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 16 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 9 रख दिया, फिजिकल 0 कर दिया। सिर्फ इन्होंने 2020 में गड़बड़ किया, बाकी कभी गड़बड़ नहीं किया। बाकी हर में 8 से 9 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज ये रखते हैं। तो आप अपने आप को सेफर साइड रखने के लिए ये मान के चल लीजिए कि 8 से 9 क्वेश्चंस हर एक पार्ट से आएंगे, ठीक है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि 2020 में नहीं आया फिजिकल, तो इस बार भी नहीं आएगा, आ गया तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके लिए, जो सबसे ज्यादा मेहनत की गई है इस स्लाइड पे, और इससे ज्यादा आपके लिए क्या बढ़िया होगा, आप पूछते रहते हो ना कि सर कुछ ऐसा बताइए कि कम पढ़े और ज्यादा नंबर आ जाए। वो यही है कि आपको यह पता हो कि कौन से चैप्टर्स में पढ़ लूं कि मेरा काम हो जाए। पिछले 7 साल में बता रहा हूं, पिछले 7 साल की एनालिसिस आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। पिछले 7 साल में आपके 30-35 टॉपिक का मैंने डिस्कशन आपसे किया है। 30-35 टॉपिक्स में इस 10 टॉपिक से 80% से ज्यादा आपका पेपर आ रहा है, आपके पेपर का 80%। तो आप इस 10 टॉपिक को अच्छे से करिए। आप देखिए मैंने सबका नाम लिखा और लिखा है कि एवरेज क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं। नहीं विश्वास होता पेपर उठा के मैच कर लीजिएगा, ठीक है। आपको विश्वास हो जाएगा कि 80% से ज्यादा पेपर आपका सिर्फ इससे आ रहा है। तो आप अगर यही 10 टॉपिक करके चले जाओगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये किसको पता चलेगा, जो इस वीडियो को यहां तक देखा होगा, वीडियो को एंड तक देखा होगा, उसको ही पता चलेगा, उसी को लाभ मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था। तो इतने चैप्टर्स हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और मिला लेना। 80% ज्यादा पेपर यहीं से आता है, ठीक। जो मैंने लिखा है कि 10 का दम, टॉप 10 टॉपिक्स, और अगर 2-4 टॉपिक और ऐड कर देता मैं, इसमें 15 टॉपिक कर देता, तो पेपर का 98% यहीं से हो जाता। लेकिन मैंने नहीं लिखा, नहीं तो आप कहोगे सर 15 तो लिख ही दिए हैं, इसलिए मैं 10 ही लिखा। आप 10 ही देखिए। ये था आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो मुझे लगता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, बात आती है रणनीति की, कि सर ठीक है सिलेबस के बारे में बता तो दिए, बहुत देर से आप बता रहे हैं, बताइए कि सिलेबस को कवर कैसे करें सर, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें। रणनीति की बात करता हूं। सबसे पहली बात जो मुझे लगती है कि सिलेबस में बात यह आती है कि सर हम कहां से पढ़ें, क्या पढ़ना यह पता चल गया, सर कहां से पढ़ें। मैं आपको बताता हूं, आपके पेपर का लेवल बहुत कम होता है, चीजें आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी, बहुत बेसिक बेसिक पढ़ना है। अगर आप हमारे कोचिंग से जुड़े हैं तब आप
छोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, जितना बता दिया जाएगा उतना ही कर लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा वो, ठीक है। आप बेसिकली क्या करो, पहली बात तो एनसीईआरटी से बाहर मत जाना, खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो भी ब्लॉक पढ़ने के लिए। लेकिन बात आएगी, फंसेगी कहां पर, जब आप जीओसी पढ़ना होगा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना होगा, तब आप क्या होगा कि आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि चीजें एनसीईआरटी में इतना इलाबोरेट करके नहीं लिखी होती हैं कि आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाए, खुद से पढ़ के समझ में आ जाए। वहां पर आपको किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने क्या कहा कि एक राइट अप्रोच की जरूरत होती है। तो आप किसी न किसी से रिफर करो, चाहे आपने 12th का आपका कोई टीचर रहा हो, या आपने कहीं भी कोचिंग की है, या कहीं पर यूट्यूब पे देखकर। लेकिन जो बेसिक चैप्टर्स हैं जीओसी का, केमिकल बॉन्डिंग का, ये सब जो बेस बनाते हैं, इसको आप कहीं ना कहीं से रेफर करो। खुद से पढ़ने से आप बचिए, नहीं तो क्या होगा कि आप पढ़ोगे बहुत, समय बहुत दोगे, लेकिन आप सक्सेस हो पाओगे, ठीक है। ये मैं कहूंगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। स्टडी मटेरियल बहुत ही लिमिटेड रखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप रिवीजन कर सकें। बात रहेगी प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस आपको मिनिमम करनी है। आप बस केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ्स, बीएससी बायो, तीनों के 2014 से 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। बस आप इधर उधर से क्वेश्चंस मत लगाइए, जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस ही नहीं है बीएससी एग्रीकल्चर में, ठीक है। बहुत हल्के हल्के क्वेश्चंस पूछता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर लेंगे, सफिशियंट है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि उससे ज्यादा आप अपने दिमाग में रख भी नहीं पाएंगे, भूल भी जाते हैं आप ना। प्रॉपर रिवीजन करते रहेंगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता ही दिया। डीप में नहीं पढ़ना चीजें, जैसे ब्लॉक पढ़ेंगे तो डीप में मत जाइएगा, जितना एनसीईआरटी में देगा थोड़ा थोड़ा उतना ही पढ़ लेंगे, चल जाएगा आपका काम। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करना है फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक। जो मैंने एनालिसिस आपको बताया है, उसमें जिस जिस चैप्टर पे एवरेज क्वेश्चंस एक से ज्यादा हैं, ध्यान दीजिएगा, एक से ज्यादा, उन सभी चैप्टर्स को छोड़िएगा मत। बाकी छोड़ सकते हैं, जिन चैप्टर से मैंने लिखा है 0 से 1 क्वेश्चन एवरेज, उसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। वो मैंने आपको बताया ही है, ठीक। तो ये आप ऐसा करेंगे तो आपका, मैं बता रहा हूं कि आप 25 में 22-23 क्वेश्चन जो हैं वो आराम से कवर कर ले जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और खासकर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो रिस्क नहीं ले सकते हैं कि एक सब्जेक्ट को कमजोर कर दें। कोई सब्जेक्ट कमजोर करेंगे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कट ऑफ जो थी बहुत ज्यादा जाती है, ठीक है। तो ये सब बातें थी कि आप कहां से पढ़ोगे, ठीक है। वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक। बाकी टाइम टू टाइम मैं वीडियो लाता रहूंगा कि केमिस्ट्री में इतना पढ़े, ये छोड़े, वो करें, वो सब बताऊंगा। लेकिन हर चीज एक ही वीडियो में बता दें, ये भी सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से 25 क्वेश्चन का एकदम निचोड़ मैंने आपके सामने रख दिया। इससे ज्यादा एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।